आनंद आचार्य। आज का ये जो टॉपिक जो मैं बनाया हूँ वो मुख्य रूप से भारत की जलीय सीमा को लेकर बनाया। जलीय सीमा को लेकर के कई तरह के जो तथ्य हैं जो हमने अपने इस वीडियो क्लिप में मैंने जो दिया भी है और जो कुछ देर के बाद आप देखेंगे भी। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत की भू स्थिति या जियो जो कॉमर्स जो सेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ जो हमने जो डिस्कस किया है उन चीज़ों को भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सी रूट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो रूट है, नेटवर्क है, वहाँ पर स्थित है। भारत इसका कई लाभ ले सकता है, लेकिन ये विडंबना देखिए कि लगभग देश आज़ादी के बाद से अब तक किसी सरकार ने इस ओर बहुत ज़्यादा पहल नहीं किया। अगर हम पहल करें तो निश्चित तौर पर हमारा लक्षद्वीप, केरल, इसके बाद तमिलनाडु, खास करके जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ काफ़ी हद तक लाभ हो सकता है। क्या क्या लाभ हो सकता है इन चीज़ वीडियो को तो मैंने बताया ही। इसके अलावा एक तथ्य और भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इस रूप में है कि 1982 में जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में समुद्री संसाधनों पर अधिकार को लेकर जो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी गठित हुई थी और उस समिति में भारत भी एक सदस्य है और भारत को उसी के अंतर्गत लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो मिला है, उस जोन को अगर हम चाहें लाभ लेना चाहें तो काफ़ी हद तक लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है वो लाभ केवल दो ही मुद्दे पर हमें मिल रहा था, वो एक वैज्ञानिक दोहन के रूप में और दूसरा जो है आर्थिक दोहन के रूप में। तो फिलहाल हमारी जो बढ़ती जनसंख्या को लेकर के और संसाधन को और ज़्यादा बढ़ाने के दृष्टिकोण से अगर उस एकांतिक आर्थिक क्षेत्र का अगर हम आर्थिक दोहन ही केवल करें तो हम अपनी कई बुनियादी समस्याओं को समाधान कर पाने की स्थिति में रहेंगे। अपेक्षा इस बात की है कि हमारी सरकार इस मुद्दे पर काफ़ी हद तक दूरदर्शिता को रखे और वो दूरदर्शिता शासन एक ऐसा विजन को तैयार करे जहाँ कि हम अपने जो जियो कॉमर्स जो है, जियो इकोनॉमिक्स जो होगा उसका हम लाभ को ले सके। क्योंकि भारत का एक क्षेत्र का विकास होता है तो कहीं ना कहीं वो रोजगार के अवसर तो पैदा करता ही, उसको देखा देखी अन्य क्षेत्रों में भी एक अच्छी संभावना जागृत होती है और कुल मिलाकर के इससे भारत का ही विकास हो पाता है। तो खास करके हम जो इन वीडियो के माध्यम से जो हम चर्चा करेंगे खास करके भारत में समुद्री अधिकार संसाधन एवं अधिकार को लेकर के, दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जियो कॉमर्स को लेकर के, और तीसरा जो है हमारा जो तटीय जो खास करके समुद्री सीमा, इस पर जो चर्चा होगी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ एक लाइन और हम बताना चाहेंगे खास करके सेतु समुद्रम योजना को लेकर के, ये इसके साथ ही साथ सागरमाला योजना को लेकर के। सागरमाला योजना क्या थी कि हमारे बंदरगाहों को काफ़ी ज़्यादा उन्नत बनाना था, जिसमें कि खास करके जितने भी बंदरगाह हैं, 6 मुख्य बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, 6 आपके पूर्वी तट पर है, इसके अलावा भी अन्य का विकास हो रहा है। खास करके हम पोर्ट ब्लेयर में इन सभी बंदरगाहों का अत्याधुनिक सुविधा को उपलब्ध करा करके इनके कई लाभ को हम ले सकते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। खासकर माल परिवहन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ये था सागरमाला परियोजना। दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ थी सेतु समुद्रम योजना। इस बारे में भी आप इस बात को तथ्य को ध्यान में रखेंगे। यह क्या था, अगर आप भारत के नक्शा को देखें, खासकर मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अगर देखेंगे तो आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इन दोनों के मध्य में जो सेतु जो राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है, कुछ विद्वान का स्टेटमेंट है कि राम सेतु है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग मानते हैं कि राम सेतु नहीं है। खैर इसको लेकर के कोर्ट की बहस की बात है, लेकिन ये जो राम सेतु और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि वैकल्पिक मार्गों पर भी आप एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करें, अगर निश्चित तौर पर हम वैकल्पिक मार्गों पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर के चले जिससे हिंदुओं की एक आस्था भी बनी रह सके और इन क्षेत्र का विकास भी काफ़ी होगा। क्योंकि वर्तमान समय में बांग्लादेश का जिस प्रकार का विकास हुआ है और जिस प्रकार बंगाल की खाड़ी में विदेशी जहाज़ों का जो आवागमन हुआ है, उसे लेकर के यह तटीय क्षेत्र जो समुद्री सी रूट में आता है, तो इसका लाभ हम काफ़ी हद तक ले सकते हैं। तो आवश्यकता है कि हम दूरदर्शिता हम अपनी दिखाएं, सरकार एक ऐसी योजना बनाए ताकि कि इन संसाधनों का हम काफ़ी हद तक विकास करें। तो फिलहाल हम चलेंगे भारत की जो समुद्री सीमा है और उससे संबंधित जो तथ्य जो हैं उन चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे। आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से।
करके के। और जैसा कि 2004 जनवरी में जो सीमा प्रबंधन विभाग की जो स्थापना की गई थी, खास गृह मंत्रालय का दिन, तो इस स्तर में जो खास करके स्थलीय सीमा को लेकर के जो चर्चा थी कि सुरक्षा किस प्रकार देना है, उसका आधार क्या होना चाहिए, उन चीज़ों की जो चर्चा पिछले वीडियो में मैंने किया था। आज एक वीडियो में चर्चा करना जा रहा हूँ जलीय सीमा। जलीय सीमा को लेकर के खास करके आप देखेंगे इसमें 3 प्रमुख जो केंद्र हैं जो आज वीडियो में मैं तैयार कर रहा हूँ। कुल जलीय सीमा, समुद्री अधिकार सीमा और इसके बाद है भारत की जियो इकोनॉमिक स्थिति क्या है। अब इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले कुल जलीय सीमा को लेकर चर्चा किया जाए। भारत में कुल जलीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा यही है और इसी का 2 भाग आता है। एक भाग आता है मूल भारत और दूसरा है द्वीप सहित। मूल भारत और द्वीप सहित की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो मूल भारत के मामले में जो खास करके यहाँ से गुजरात से एक पोर्शन से उठा करके यहाँ से लेकर यहाँ तक खासकर पश्चिम बंगाल तक, यानी कि 9 राज्य प्लस से दादरा नागर हवेली, पुडुचेरी, 2 केंद्रशासित प्रदेश 2 यूटी को मिला दिया जाए तो इस हिसाब से हम लोग महसूस करते हैं कि ये 6100 किलोमीटर लंबी है सीमा है। द्वीप को अगर मिला दिया जाए तो ये द्वीप में खास करके अंडमान आ जाता है, अंडमान निकोबार, और प्लस जो आता है लक्षद्वीप, इसको मिला दिया जाए तो यहाँ है 1416.6 किलोमीटर है। ये समुद्री सीमा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा होती है कि सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसकी लंबी है। तो सबसे जो लंबी जो कहा जाता है, इस फिगर को देख सकते हैं, गुजरात का स्थान नंबर 1 है। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले एक चीज पहले मैं क्रम से बताना चाहूँगा कि ये गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है A, B, इसके बाद यहाँ पर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। तो 5 राज्य इस दिशा में। इधर देखेंगे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसके उड़ीसा है, इसके पश्चिम बंगाल है। तो ये 4 पूर्वी दिशा की ओर है जबकि 5 जो है पश्चिमी दिशा की ओर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे लंबी समुद्री सीमा है गुजरात का 1 नंबर। इसका दूसरा स्थान आता है यहाँ पर है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा नंबर आता है तमिलनाडु का। तीसरा के बाद चौथा नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे केरल का स्थान आता है 5वां नंबर पर। केरल के बाद उड़ीसा का नंबर आता है 6ठा पर। और 6ठा के बाद देखेंगे यहाँ पर जो कर्नाटक है, कर्नाटक का क्रम आता है 7वां। इसके पश्चिम बंगाल का क्रम आता है 8वां और इसके गोवा का क्रम आता है 9वां। तो देख लीजिए, इसमें याद रखना है टॉप 3 को लेकर के कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को समझना है। और सबसे छोटा के स्तर पर अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे छोटा में गोवा है, इससे थोड़ा सा बड़ा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा बड़ा जो है वो खास करके कर्नाटक के रूप में ये आते हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि कुल जलीय सीमा को लेकर के इस बात की चर्चा होती है। अब इसी क्रम में दूसरा जो खास करके आता है समुद्री अधिकार को लेकर, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी होगा। अब यहाँ पर जैसे एक शब्द मैं कहना चाहूँगा, 1982 में जो समुद्र अधिकार को लेके जो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है, भारत उसका सदस्य है, भारत को जो मिला है वो क्या क्या शब्द आया है उस चीज़ों को मैं चर्चा करूँगा। देखिए, आपको क्या पता है कि समुद्री सीमा हमारी कहाँ है, हमारे तटरक्षक बल कहाँ पर रहते हैं, समुद्री पुलिस कहाँ पर रहती है, नौसेना कहाँ रहता है। इन चीज़ों को सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि ये जो पोर्शन होता है किसी भी तट का सीधा नहीं होकर कटा छटा होता। तो हम लोग इसको इस रूप में यहाँ समझें कि अब इस पोर्शन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कटा छटा भाग को हम लोग इस तरह करते हैं और यहाँ से एक रेखा मान ली जाती है जिसको हम लोग कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा से लेकर करके यहाँ से आधार रेखा से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक एक आता है शब्द है, इसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। इसका यहाँ से आता है प्लस 24 जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं संलग्न क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी नाम है कंटिजियस क्षेत्र नाम इसका नाम दिया गया। इसके बाद देखेंगे इसके बाद यहाँ से
समुद्री मील यानी नॉटिकल मील की जो चर्चा होती है 200 के बाद यहाँ आता है, जिसका नाम है EEZ यानी एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। तो शब्द को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ 3 वर्ड आता है, एक आता है यहाँ 12, तो ये आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा है, ताकि 12 है, इस पर अधिकार किसी न किसी राज्य का होता है, खास करके बिहार का तो नहीं होगा, जो समुद्री जो राज्य है उसका है, इसीलिए समुद्री पुलिस यहाँ पर रहती है। ये राज्य का क्षेत्राधिकार है और यहाँ पर जो भी संसाधन होंगे उस पर राज्य का सबसे पहला हक बनता है, मालिकाना हक बनता है। इसके बाद देखेंगे 12 के बाद हम 24 नॉटिकल मील की ओर चर्चा करें। नॉटिकल मील, ये भी नॉटिकल मील था, की ओर चर्चा करें। तो ये नॉटिकल मील पर हम लोग कहते हैं संलग्न क्षेत्र जो शब्द आता है, कंटिजियस एरिया जो नाम आता है, यहाँ पर हमारे नौसेना रहता है, यानी कि बिना इजाज़त या कस्टम दिए हुए इससे बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता। भले ही वसूली हमारे आधार पर होता है, लेकिन हमारी समुद्री सीमा यही समुद्री सीमा है। इसी में बिना कोई इजाज़त अगर कोई प्रवेश करता है तो जिससे हमारे देश पर एक आक्रमण के रूप में माना जाता। फिर यहाँ पर देखेंगे इसके बाद 200 नॉटिकल मील दिया गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में दिया गया। यहाँ पर खास करके ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर 2 शब्द आता है। देखिए सवाल ये पूछा हुआ, आर्थिक प्लस वैज्ञानिक दोहन के लिए भारत को दिया गया, केवल ये दोहन करने के लिए दिया गया, राजनीतिक अधिकार नहीं है। आर्थिक का मतलब है कि अगर गैस निकल रहा, तेल निकल रहा, मछली प्राप्ति है, खनिज प्राप्ति है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर मिसाइल या कृत्रिम टापू बनाना चाहते हैं तो वैज्ञानिक दोहन यहाँ किया जा सकता है, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है। आप सबको पता है कि यहाँ से मुंबई से लेकर के यहाँ पर 176 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हाई है, मुंबई बसीन नामक दो जलीय टापू बनाया गया जहाँ पे तेल निकाला जा रहा है, तो यह जो है EEZ के अंतर्गत ही शामिल माना जाता है। तो इस तरह नाम को आप देख सकते हैं कि किस तरह ये नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो मेरा है तटरक्षक बल है, तटरक्षक कोस्ट गार्ड जो है हमारा डिफेंसिव है, जब लड़ाई होती है तब हमारा नौसेना पहुँचता है, जबकि ये जो पोर्शन है यहाँ पर समुद्री पुलिस है जो राज्य का पुलिस है। और यहाँ पर क्या है कि हम चूंकि अधिकार नहीं, इसे सेना यहाँ नहीं रखा जाता है, तो इसके बारे में एक ही लाइन कहा जाता है कि जब भी कोई वैज्ञानिक दोहन, आर्थिक दोहन के लिए है, तो हमारी सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड या नौसेना के जो एक विंग होता है वो हमारे साथ जाता है। इस तरह इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन एक तथ्य यहाँ कहना है, नॉटिकल मील का मतलब क्या, समुद्र सामान्यतः जो मील होता है उसे 1.6 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन नॉटिकल मील या समुद्री मील का मतलब 1.8 किलोमीटर माना जाता है। तो समुद्र में जो मापन होता नॉटिकल मील के अंतर्गत ही मापन होता है। तो ये होगी आपका समुद्री अधिकार सीमा। इसके बाद हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं भारत की जियो इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो जियो इकोनॉमिक्स पर लेकर के हम एक चीज़ पर चर्चा करें कि भारत की अवस्थिति जहाँ है वहाँ 2 फायदा। सबसे पहले तो EEZ को देख लीजिए, यहाँ श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो ये लगभग आपको EEZ आपको मिल जाता है, इतना बड़ा एरिया समुद्र मिल जाता है, जिसमें कि हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है वैज्ञानिक दोहन, आर्थिक दोहन करने के लिए। और कहा जाता कि वर्तमान में 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया हमें मिला हुआ है, अभी मिला हुआ, जबकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 यानी 32.9 लाख है, और उसका लगभग 2/3 हिस्सा हमको समुद्र मिला, जिसका हम वैज्ञानिक और आर्थिक दोहन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी कोशिश है कि 10 लाख और मिल जाए। तो अगर 10 लाख मिल जाता है, समझ सकते हैं कि अपने क्षेत्रफल के लगभग हम बराबर ला सकते हैं। चूँकि इतना विशाल समुद्र मिला हुआ है कि और कोई देश का दावेदारी नहीं है, तो भारत का कहना है कि जनसंख्या ज़्यादा है और कोई अन्य देश नहीं है, हमारी आवश्यकता भी ज़्यादा है, इसलिए हमें ये अधिकार दिया जाए दोहन करने का। लेकिन फिलहाल वो मामला विचाराधीन है। लेकिन अभी हमें 20.2 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ क्षेत्रफल के अंतर्गत मिल चुका है। तो एक तो जियो इकोनॉमिक्स को यहाँ हम लोग देख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर है, ये भारत की अवस्थिति जो है समुद्री सीमा पर अवस्थिति को लेकर के। यहाँ से देखिए कोई भी अगर जलयान जा रहा है तो पाकिस्तान, गुजरात, भारत के करीब से पहुँचते हुए ये पोर्शन से
थोड़ा सा ये कलर मैं चेंज कर लूँ दोबारा। यहाँ से लेकर के श्रीलंका या कभी श्रीलंका से उत्तर यहाँ पर पहुँच रहा है, या कभी बांग्लादेश इधर की ओर जा रहा है, कभी म्यांमार की ओर जा रहा। तो आप देख सकते हैं कि भारत के पास ये पर्याप्त रूप से पहुँच रहा है। यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पर देखेंगे अंडमान निकोबार है, तो वहाँ पर हम एक स्टॉपेज बना सकते हैं, वहाँ तेल ईंधन दे सकते हैं, पर्यटन बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमारे सोर्स ऑफ इनकम यहाँ हो सकता है। तो इसीलिए मैंने एक शब्द को दिया, यहाँ जियो इकोनॉमिक्स की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, बशर्ते कि सरकार। हेलो, तो कुल मिलाकर के आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझें कि भारत की जो जलीय सीमा है कितना महत्वपूर्ण है। अगर भारत सरकार सही नीति और रणनीति को लेकर चले तो हमारे पास संसाधन कई हो सके, क्योंकि भूगोलविद ये मानते भी हैं और मैं स्वयं भी मानता हूँ, संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनाए जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप किस नीति से, किस रणनीति से और किस उपयोगिता के साथ उस चीज़ों को बनाने का प्रयास करते हैं। खैर, यहाँ एक लाइन हम कहना चाहेंगे कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के मध्य में जो एक जल डमरू मध्य है, जिसको कि पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, यहाँ पाक जो नाम है आखिर का कारण क्या। कई विद्वानों ने इस बात को बताया और कई विशेषज्ञों ने इस बात की मतभिन्नता भी जाहिर की, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक विचार ये आया था कि चूंकि पाकिस्तान का दो भाग में विभाजन हुआ था, पाकिस्तान का जाने का मार्ग है, यानी कि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जाने का मार्ग यही था, इसीलिए कई लोग मानते हैं कि पाक की खाड़ी है। लेकिन एक सत्य ये नहीं है। सत्य यह है कि 1755 से लेकर के 1763, ध्यान रखेंगे 1761 में जब हम तृतीय पानीपत का जो युद्ध लड़ रहे थे, और 1764 में खास करके बक्सर के युद्ध था, 1757 में खासकर प्लासी का युद्ध जो था, इन बातों की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो उसी समय 1755 से लेकर 1763 के मध्य में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जो थे रॉबर्ट पार्क, जिसका स्पेलिंग है PALK, पार्क जो है, उन्हीं के नाम के आधार पर ये पाक जल डमरू मध्य भी बना और पाक की खाड़ी का निर्माण हुआ। है। आज हम इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आज मैं पुनः उपलब्ध रहूँगा और इसकी हमारी कोशिश होगी कि हम जो दूसरे चैप्टर की ओर पहुँचेंगे। पहला चैप्टर समाप्त हुआ, अब जो हम लोग पर्वत पठार मैदान की चर्चा करेंगे उसमें कई नवीन तत्वों के साथ और इसी प्रकार कुछ नए नए उपयोगिताओं के साथ आप लोग को जुड़ेंगे। और प्रॉमिस मेरी है कि न केवल इससे पीटी का बीपीएससी पीटी बल्कि यूपीएससी पीटी का भी कई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। हम आपके सुझाव का इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही।